समय आज की तरह मीडिया तो था नहीं, आज की तरह इतना हमारे पास और साधन थे नहीं, अलग अलग प्लेटफॉर्म में हम बात कर सकते हैं जैसे आप और मैं आज कर रहे हैं। तो उस समय एक बहुत बड़ी पत्रिका थी दिनमान। तो दिनमान जो है सबसे बड़ी पत्रिका मानी जाती थी उस समय। तो दिनमान में उत्तराखंड की युवा चेतना के 2 अंक छपे थे। अच्छा। और उसमें क्या था कि आप डॉक्टर शमशेर बिष्ट जी हैं, डॉक्टर शेखर पाठक हैं, पीसी तिवारी हैं और प्रदीप टमटा हैं, ये जितने लोग थे ये उसी धारा से निकले हुए लोग थे, और भी बहुत सारे नाम हैं। तो ये जब निकले तो इन लोगों, हाँ वो हमारे जगत रौतेला वगैरह, इन सब लोगों ने क्या किया, आप कभी उस टाइम के अंक निकाले देखेंगे तो आज के युवाओं को भी इस बात को सीखना चाहिए कि जितने कैंपस के छात्र थे ये सारे छात्र गाँव में जा रहे थे और गाँव में जाके क्या कर रहे थे, दीवारें बना रहे थे जंगल की। अच्छा। बाढ़ लगा रहे थे, वहां पर क्या हुआ, कृषि को समझ रहे थे, जान रहे थे, उन लोगों के बीच में बैठ उठ रहे थे और उसके बाद वो पूरी चेतना के साथ चीजों को खड़ा कर रहे थे। ये उन आंदोलनों का एक सबक था हमारे यहाँ। इतिहास गवाह है कि हर जन आंदोलन से कोई नेता उभरा है, लेकिन अब लोग खुद को नेता के रूप में स्थापित करने के लिए आंदोलन का ढोल पीटते हैं। ऐसे आंदोलनों से आम लोग जुड़ नहीं पाते। उत्तराखंड में हाल के आंदोलनों को आप देख लीजिए। इस वीडियो में हम वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी जी के साथ बातचीत का अगला हिस्सा देखेंगे। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह उत्तराखंड सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक रहा है। उत्तराखंड राज्य के लिए पहली 4 शहादतें उन लोगों ने दी जिन्हें आजकल बाहरी कहा जा रहा है। इनमें मुसलमान भी शामिल हैं और सिख भी। एक बात और जो यहां कहनी जरूरी है, उत्तराखंड आंदोलन में ऐसे नेता क्यों नहीं उभरे जो इस राज्य की बागडोर संभालें? तो मैं कहूंगा कि ऐसे नेता उभरे तो थे, लेकिन लखनऊ दिल्ली से ट्रेनिंग लेकर आई पार्टियों ने उन पर ऐसा जाल फेंका कि वे आज तक वहीं उलझे हुए हैं, वहीं फंसे हुए हैं। जो थोड़े बच गए थे उस समय, चुनाव जीते थे, वे भी किस तरह बेशर्मी के साथ सत्ता की गोद में बैठ गए, ये हम सब ने देखा। फिलहाल चारुलता के साथ बातचीत का अगला हिस्सा। नमस्कार, बात बोलेगी पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। बात बोलेगी चैनल नहीं, एक आंदोलन है। ऐसा आंदोलन जो घोर आर्थिक संकट के बावजूद दृढ़ता से चलाया जा रहा है। इस आंदोलन को आपके सहयोग की जरूरत है। चलिए सुनते हैं वरिष्ठ पत्रकार और एक्टिविस्ट चारू तिवारी जी को। और आप ये देखिए कि जब मैं 1980 तक के इन आंदोलन का जिक्र कर रहा हूँ तो उस समय एक बड़ा हमारे यहाँ उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी बनी है। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने एक नया युवाओं का रास्ता खोला और वो बहुत ही ऊर्जावान युवाओं का संगठन था और जिसने समाज के तमाम विषयों को उठा के, तमाम अंतर्विरोधों को भी उठा के, सामाजिक विसंगतियों को उठा के उन पर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1984 में एक बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया जिसको नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन के रूप में हम जानते हैं। और नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन एक ऐसी पाठशाला थी लोगों की, एक ऐसा आंदोलन था जिसने उस पीढ़ी के बहुत सारे लोगों को तैयार किया। संघर्ष वाहिनी ने भी किया, उससे पहले वन आंदोलन ने भी किया, और ये फिर एक सिलसिला और आंदोलनों का चला उत्तराखंड में युवाओं की नई चेतना का। तो उन्होंने क्या किया कि अभी एक नए लोगों को बड़ी चीज अटपटी लगेगी कि प्रतीकात्मक भी किसी चीज को अगर उन्होंने उठाया उस समय, कि जैसे कनकटे बैल को ले लीजिए आप। अच्छा। 1987 में जब कनकटे बैल को लेके लमगड़ा से लेके दिल्ली के बोट क्लब तक गए तो ये एक प्रतीकात्मक और समझ का एक बहुत बड़ी बात है कि उस समय के युवाओं ने कैसे सोचा कि उन्होंने इतनी भ्रष्टाचार गांव के अंदर आ गया था ब्लॉक के माध्यम से और जो पैसा आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि एक ही बैल के कान में कई बार लगा दिया और इतनी बार काट दिया कि उसका कान ही कट गया। तो यहाँ से दिल्ली तक वो जो प्रतीकात्मक यात्रा थी वो बताती है कि हमारे आंदोलनों ने हमारे लोगों में कितनी चेतना दी कि वो जब अपनी व्यवस्था के प्रमुखों को, दिल्ली में प्रधानमंत्री को भी यह बताने जा रहे हैं कि तुमने गांव के अंदर कैसी व्यवस्था बना दी। और उसने क्या किया, उसने सिर्फ बैल थोड़ी गया दिल्ली, बैल के साथ एक पूरा भ्रष्टाचार गया। और उसको किस किसने जाना, पहाड़ से लेके मैदान के तमाम लोगों ने, दिल्ली तक के लोगों ने जाना कि गाँव में क्या हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी
बहुत बड़ी बात है। और उस बीच क्या होता था कि आज उत्तराखंड राज्य बनने 25 साल हो गए हैं। हमारे यहाँ अभी महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसको हम सब लोग देख रहे हैं, कितना विभत्स रूप से हमारे सामने आया है। और उस समय जो है एक कमला कांड हल्द्वानी में, एक कमला कांड पूरे उत्तराखंड को बंद कर देता है। और हमारे यहाँ पंतनगर यूनिवर्सिटी, पंतनगर गोलीकांड हुआ, हमारे यहाँ महतोष मोड़ कांड हुआ, हमारे यहाँ तराई की जमीनों के सवाल पर आंदोलन हुए, 60 से लेकर आगे तक भी जमीनों के सवालों पर आंदोलन वहाँ होते रहे। तो ये सब आंदोलन युवाओं ने और किए हमारे 80 तक का। मैं थोड़ा सा आपको अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा उत्तराखंड आंदोलन के उस आंदोलन की चेतना के बारे में, आंदोलन तो हमने उस आंदोलन की चेतना के बारे में, और उसके बाद आज के दौर पर थोड़ा समय। अब क्या है कि ये जब सब आंदोलन खत्म हुए तो लोगों को लगा कि आजादी की इतने साल बाद भी अब हमारे हम सोचते थे कि हमारा सब ठीक बन नहीं हुआ। तो हमारे लोगों को क्या लगा, उत्तराखंड राज्य की मांग तो पुरानी थी और उसमें छुट पुट आंदोलन लगातार होते भी रहे। तो हमारे यहाँ पहली बार जो सड़क पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ वो 1968 में हुआ, जो ऋषि वल्लभ सुंदरयाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में बोट क्लब पर रैली हुई थी। उससे पहले 1967 में उत्तराखंड राज्य परिषद बना था हल्द्वानी में। उससे पहले पीसी जोशी ने उस बात को रख दिया था। और भी हमारे यहाँ 1938 की भी कहानी है, वो अब वो पब्लिक डोमेन में है, उस पर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब 80 के दौर पर हम आए तो लोगों को क्या लगा कि उत्तर प्रदेश में प्रति विकास मंत्रालय भी बन गया और कहा गया कि पहाड़ के लिए अलग नीतियां बनेंगी, पहाड़ के लिए अलग बजट आएगा, ये सारी बातें कही गई। लेकिन लोगों की चीजें सुधरी नहीं, लोगों का समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो फिर हम सब लोगों को क्या लगा, हमारे लोगों को क्या लगा, उन्होंने कहा कि हमने सब किसको जिम्मेदार माना, दिल्ली वालों को और बॉम्बे हमारे लखनऊ वालों को। और हम कहते थे कि एयर कंडीशन बैठे हुए लोग हमारे जमीनों को नहीं जानते, हमारे गाड़ गधेरों को नहीं जानते, हमारे भाषा को नहीं जानते, हमारे माँ बहन, हमारी महिलाओं के पीड़ा को नहीं जानते, हमारे युवाओं के सपनों को नहीं जानते। तो हम सब लोगों को लगा कि हम लोगों ने एक अलग राज्य की मांग करनी चाहिए। और गलत भी नहीं थी, क्योंकि संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने बेहतरी के लिए एक अलग राज्य की मांग भी कर सकते हैं और हमको मिल भी सकता है। तो इसके लिए एक बड़ा संघर्ष चला और 40 साल का संघर्ष, और उसमें 42 शहादतें, और जिसमें बेलमती चौहान और हंसा धराई ने भी अपनी कुर्बानी दी। तो इससे हमने राज्य का निर्माण किया। अभी मैं सुन रहा था हमारे यहाँ संसद, हमारे यहाँ विधानसभा में भी जब हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी आई थी, तो हमारे जनता का कितना अपमान हमारे लोग करते हैं, हमारे संघर्षों का कितना अपमान ये व्यवस्था करते हैं। जिन लोगों का राज्य आंदोलन से कोई दूर दूर तक लेना नहीं है, वो लोग कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इस राज्य को बनाया। और मैं बहुत दावे के साथ कहना चाहता हूं, और मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से हम लोग कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में हमारे 40 साल का संघर्ष है, हमारी 42 शहादतें हैं। हमको किसी ने मुफ्त में राज्य नहीं दिया है, हमको खैरात में राज्य नहीं मिला है, हमको किसी अनुकंपा पर राज्य नहीं मिला है, हमको हमारे संघर्षों से राज्य मिला है। और जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन में हम ये सब लोग सब चीज कर रहे थे, तो उत्तराखंड राज्य का जो सबसे बड़ा हम लोगों के लिए जो सबसे बड़ा प्रेरणादायक और जो सबसे ज्यादा चेतना का जो हमारा रास्ता है, इस आंदोलन ने हमारे यहाँ दिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ कि अब जो हैं आज के जो लड़के जो सोच रहे हैं कि हमको बहुत बड़े आंदोलनकारी हैं, वो बार बार यहाँ मैदानी और पहाड़ी का सवाल उठा रहे हैं, जबकि हमने ये देखा कि उत्तराखंड जो आंदोलन हुआ था उसमें तो मैदान के लोग भी थे। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, पहली बात तो ये है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शुरुआत से लेके आज तक इतने लोग थे जिन्होंने उत्तराखंड राज्य पर बहुत अच्छी बहस की है, बहुत अच्छी बात की है, देश के भी लोगों ने, जिसमें बीपी सिंह भी थे, जिसमें आपके रामविलास पासवान थे, जिसमें इंद्रजीत गुप्ता थे, जिसमें मतलब और लोग भी थे, सोमनाथ चटर्जी वगैरह, किन किन लोग, कांग्रेस के लोग भी, तमाम लोगों ने बहुत ज्यादा उत्तराखंड की तमाम चीजों पर बात की है। ऐसा बाहर अंदर का तो ऐसा नहीं, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हमारे यहाँ पहला गोलीकांड हुआ ना खटीमा में, उसमें भी पहला मरने वाला मुसलमान था, सरदार था, बरेली वाला आदमी था। तो ई ढंग से पहली शहादतें हमारी ऐसी हुई, तीन शहादतें हमारी ऐसी हुई। और मसूरी में भी हम उनको शहादत ही मानते हैं उनकी। जो हमारे यहाँ त्रिपाठी, उमाकांत त्रिपाठी जो डीएसपी थे, वो भी उसमें मारे गए, तो वो शहादत भी हमारे बाहर के लोगों की भी हुई है। इसलिए उत्तराखंड में अगर हमारे क्षेत्रीय राजनीतिक दल
एक जो हमारे यहाँ उत्तराखंड कांदल भी है, उत्तराखंड कांदल चूंकि राज्य के निर्माण में उसकी बड़ी भूमिका रही है, और उसमें ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पता नहीं कौन कौन लोग थे भाई उसमें हैं। तो उसमें ये मोमिन थे जो उसके यूकेडी के महामंत्री थे पिथौरागढ़ में, उन्होंने बहुत सुंदर गीत बनाया। अच्छा, तो कल्पना नहीं कर सकते आज के लोग। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज के युवा अगर किसी आंदोलन को चला रहे हैं, उनका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि नए लोग अगर किसी आंदोलन को चलाते हैं तो हमारी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उन युवाओं को थोड़ा पीछे देखना चाहिए कि पीछे भी कुछ हुआ है, पीछे भी लोगों ने कुछ किया है। तो मोमिन ने बहुत सुंदर कविता बनाई, एक गीत बनाया जिसको पहले गाया करते थे, परदेश में भारत का ये आदर्श बनेगा, एक दिन तो बनेगा ये उत्तराखंड बनेगा, ऋषियों की धरती है इसे स्वर्ग बनाओ, झूम के कह दो कि उत्तराखंड बनाओ, कहते हैं कहीं गोलियां बारूद उठाओ, कहते हैं कहीं हिंसा को हथियार बना लो, इस तरह से हम लड़ेंगे तो निर्दोष मरेंगे, गांधी की राह पर ही उत्तराखंड बनेगा, एक दिन तो बनेगा ये उत्तराखंड बनेगा। मोमिन जो है। और आज ये कह रहे हैं कि यहाँ उत्तराखंड में तो मुसलमान। अच्छा, मैं अभी देख रहा था एक यूकेडी के उत्तराखंड यहाँ देहरादून में एक बड़े समर्पित आदमी है आज भी, लतापत हुसैन, तो वो यूकेडी में उपाध्यक्ष सोच रहे हैं। तो कुछ लोग गालियां दे रहे थे, बताओ यूकेडी ने एक मुसलमान को बनाया। तो मतलब इस तरह के लोग, मतलब क्या समझ है इनकी? नहीं, लतापत जी का बहुत बड़ा योगदान है उत्तराखंड राज्य आंदोलन में। और मैं उत्तराखंड का सबसे बड़ी बात तो कि उत्तराखंड कांदल की जब स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना में जो लोग थे वो डीडी पंत जैसे लोग जो सीमाओं से परे थे, विचार का इतना बड़ा फलक उनका था कि वो हिमालय को पूरी वैज्ञानिक दृष्टि से देखते थे, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से देखते थे। उनके साथ द्वारका प्रसाद उनियाल भी उसमें उसकी स्थापना में रहे। उसके अलावा जो 53 लोग पहली बार 24-25 जुलाई को मसूरी में बैठे 1979 में, उन लोगों की कल्पना असल में हिमालय के हिफाजत को लेकर एक बड़े बहुत ही सुंदर कल्पना उनकी थी। और वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि रहे चमकता सदा शीर्ष पर ऐसा उन्नत भाल बनाओ, उत्तराखंड को राज्य बनाकर भारत को खुशहाल बनाओ। अब हमारी परिकल्पना बाहर अंदर की कभी नहीं रही ना, हमारी परिकल्पना तो पूरे देश की रही है। भारत के शीर्ष पर हम एक ऐसे राज्य की परिकल्पना करते हैं जो हमको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक इन तमाम रूपों से संपन्न करे। क्योंकि हिमालय का ये पूरा क्षेत्र जहां हम रहते हैं, जिसको हम मध्य हिमालय के क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर हमारे पास सांस्कृतिक चीजें भी बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, उसकी थाती रही है पूरे देश और दुनिया को देने के लिए। तो हमारे यहाँ समय समय पर लोग आते भी रहे और हम भी बाहर जाते रहे। हमारी तो बसाशतें देश के अलग अलग हिस्सों में है। अगर आप देखें कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जो हम सब लोग जिनको डॉक्टर खड़क सिंह वाल्दिया के नाम से जानते हैं। तो खड़क सिंह वाल्दिया तो पैदा ही म्यांमार में हुए, उनकी तो 3 पीढ़ियां म्यांमार में चली गई, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ आए। तो हमारे यहाँ क्या था कि दक्षिण से लेके नॉर्थ ईस्ट तक और पूरे हम लोगों की जो पढ़ाई लिखाई हुई, विद्यासागर नौटियाल जो हैं 1956 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष थे, बिल्कुल। और उसी प्रकार आप हिमचंद भवना, नयन तिवारी, ये सारे लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहे। उससे पहले जितने हमारे आजादी के आंदोलन के लोग भी थे। हमारे ठिकाने कहाँ कहाँ थे? लाहौर में हमारा ठिकाना, कोयटा में हमारा ठिकाना, लखनऊ में, इलाहाबाद में हमारे ठिकाने, बनारस में हमारे ठिकाने। आपको ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ अपने दर्शकों को भी कि हमारे यहाँ जो पहली संस्था बनी ना, जो गढ़वाल हितैषी सभा, उसकी शुरुआत कोयटा पाकिस्तान से हुई। अच्छा। और उसकी स्थापना जो है 1923 में शिमला में हुई। और वो 1923 में दिल्ली में वो आई। कहने का मतलब है कि हमारी जिस अंतर्राष्ट्रीय जिस संस्था ने 100 वर्ष अपने पूरे किए हैं, उसका निर्माण भी उत्तराखंड में नहीं हुआ है, उसका निर्माण भी बाहर हुआ है। एक बात सब लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि हमको एक पहाड़ी होने के नाते, ये पहाड़ का होने के नाते, हम सब लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों की बात बहुत दम के साथ करनी चाहिए, बहुत ताकत के साथ करनी चाहिए। और हमको अपने अधिकारों के लिए पूरी उस सत्ता को चैलेंज करना चाहिए जिसके खिलाफ हम रोज लड़ते हैं। लेकिन मेरे अधिकारों का मैं दूसरे के प्रति किसी और दृष्टिकोण से देखूं, ये जायज नहीं लगता। तो उत्तराखंड के जो पूरे आंदोलन के संदर्भ में है, आप इस बात को देख के आपको आश्चर्य होगा, जितने आंदोलनों की मैंने आपको बात बताई, इन आंदोलनों में लिखने, पढ़ने, बोलने, शामिल होने तक पहले भी और आज भी बाहर की बहुत बड़ी संख्या के लोग हैं। आप कभी देखें जो चैनल बिहार लोग चला रहे हैं, पहाड़ के सवालों को कितने शिद्दत के साथ उठाते हैं। हमारे यहाँ रैनी का जो
पूरा जब दिनमान वगैरह में जो खबरें आ रही थी, कौन करने आ रहे थे उसको, बाहर के लोग सब करने आ रहे थे। तो उन्होंने हमारे पूरे उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे आंदोलन को भी सपोर्ट किया। तो इसलिए जो मौजूदा जो पूरे आंदोलनों की स्थिति है जिसको आपने कहा, मैं अभी भी एक ही बात को कहना चाहता हूँ कि आंदोलन सिर्फ हमारे एक मांग को लेके सरकार के खिलाफ खड़े होने का मामला नहीं होता है, बल्कि हम एक मामले को उठा के उन तमाम विषयों को संबोधित करते हैं जो समाज में अलग अलग ढंग से हमको परेशान करते रहते हैं। तो अभी जो पूरा मसला है उत्तराखंड के आंदोलनों का, उसमें मुझे लगता है कि जो मैं और आंदोलनों के संदर्भ में आपको लिए, हमने उन आंदोलनों से सीखने वाला हिस्सा है उसको छोड़ दिया। बिल्कुल। हाँ, जो आज हम आंदोलन आज भी हो रहे हैं, आज जो स्वरूप देख रहे हैं, उसमें एजुकेशन नहीं है, उसमें पॉलिटिकल एजुकेशन, उसमें सोशल एजुकेशन नहीं है। जैसे क्या होता है कि आप और हमारे दौर में जितने लोगों ने सुना, हमारे लोगों ने लोग जनगीत गाने सीखे, नारे लगाने सीखे, मंच का संचालन करना सीखा, भाषण देना सीखा, लोगों से बातचीत करना सीखा, संवाद सीखा, और ये सब आंदोलनों की शिक्षा होती है और इससे हम आगे बढ़ते हैं। देश और दुनिया में जिस ढंग की भी राजनीति चल रही हो, है, उस राजनीति को एडॉप्ट कर दे रहे हैं क्योंकि वो शॉर्टकट है। जैसे धर्म की राजनीति, धर्म की राजनीति कर लो, क्षेत्र की राजनीति, नफरत की राजनीति कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट है। और जो पूरी देश में जो स्थापित राजनीतिक दल है वो यही चाहते हैं। और वो उत्तराखंड जैसे लोग, जो लोग सबको साथ लेके चल के एक बहुत अच्छा गुलदस्ता बनाना चाहते हैं, उन लोगों में भी वो विकृतियों को लाना उन्होंने शुरू कर दिया है और ला रहे हैं उनको। और इसी का कारण है कि आज उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे आंदोलन चल रहे हैं, वो आंदोलन समग्र रूप से एक बड़ा रूप इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारा संवाद है नहीं। पहले क्या होता था, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के जो लोग हैं, जबकि उस समय आपके कम्युनिकेशन के बहुत कम साधन थे, लेकिन आप देखिए कि जितने आंदोलन के लोग थे, जितने सक्रिय लोग थे, पिथौरागढ़ का और वहाँ के उत्तरकाशी के आदमी का बड़ा संवाद था और वो कई पीढ़ियों तक चला वो संवाद। तो उस संवाद को स्थापित करने की मुझे बहुत बड़ी जरूरत लगती है। और अभी आप देखिए कि और फिर हमारे जो इस समय के आंदोलनों के में, उस समय के हमारे जितने भी आंदोलन थे वो राजनीतिक समझ के साथ आ रहे थे। आज के हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारे लोग जब आंदोलन करते हैं ना, तो उसको वो नॉन पॉलिटिकल या ये समझ में बात नहीं। एक तो नॉन आंदोलन करने लेकिन राजनीति नहीं करेंगे, ये तो कोई लाइन समझ में नहीं। असल में क्या है ना, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। इस डेमोक्रेसी में सब कुछ जो है राजनीतिक है, गैर राजनीतिक कुछ हो ही नहीं सकता। और एक सर्वदलीय वाली जो बात आई है, आप देखिए कि अभी उत्तराखंड के अंदर इतने सारे आंदोलन हुए, चाहे जमीनों के सवाल को लेके हो, मूल का सवाल को लेके हो, हमारी ये अंकिता हत्याकांड को लेके हुआ हो, हमारे यहाँ नकल की मांग उसको लेके हुआ हो, ये सारे जितने भी आंदोलन हैं, इन आंदोलनों के लिए जिम्मेदार तो कोई ना कोई है ना। और कौन होता है जिम्मेदार? उसके लिए जो सत्ता में बैठा हुआ है, राजनीति जिम्मेदार है उसके लिए। तो पूरी समस्याओं के लिए जिम्मेदार राजनीति है और उसका समाधान भी राजनीति करेगी। तो इसलिए इस डेमोक्रेसी में हमको आंदोलनों को राजनीति में बदलने के रास्ते ढूंढने चाहिए। और इन जो राजनीति अपसंस्कृति हमारे यहाँ लाए हैं, अभी आप यहाँ ऋषिकेश में इतना बड़ा शराब का आंदोलन चल रहा है, हमारे यहाँ नशानी रोजगार दूर से लेके टिंचरी माई तक, और यहाँ तक कि श्रीदेव सुमन जी की पत्नी और उनकी मां ने आंदोलन किए हैं शराबबंदी के खिलाफ। उत्तराखंड महिला मंच में महिला मंच का इतना बड़ा, आज भी उस आंदोलन को, शराब के आंदोलन को चला रहे हैं। और उत्तराखंड में अंग्रेजों के आने के बाद शराब जंगलात के खिलाफ ही हमारी लड़ाई थी। शराब के खिलाफ भी हमारे यहाँ लगातार लड़ाई रही। हमारे यहाँ शराब के डिपो को महिलाओं ने जलाया उस समय भी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे अभी ऋषिकेश में आपका शराब का आंदोलन चल रहा है, पहले के शराब आंदोलन और आज, पहले की शराब और आज की शराब में और अंतर है। इसको जरा मैं स्पष्ट करता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर जितनी भी शराब आई है वो राजनीतिक रास्ते से आई है। दो किस्म की शराब है, एक शराब पीने वाली है, एक शराब की प्रवृत्ति है। और उत्तराखंड के अंदर पीने वाली शराब का तो जो भी हो, लेकिन यहाँ पर शराब की प्रवृत्ति गांव-गांव तक पहुंच गई है और वो राजनीति के रास्ते आई है। बिल्कुल, वो राजनीति के रास्ते आई है। अभी हमारे यहाँ पंचायत के चुनाव हुए, इन पंचायत के चुनावों में जी ढंग से शराब, अपसंस्कृति और संसाधनों का इस्तेमाल हुआ और यहाँ तक कि वो यहाँ तक पहुंचा
कि आपके नैनीताल में आपके हाईकोर्ट वहां पर है, कमिश्नरी वहां पर है और पूरी मशीनरी वहां लगी है। तो उन्होंने जो है अपहरण कर दिया उस सदस्यों का। और उसी के बगल में उसी जिले के एक ब्लॉक है बेताल घाट, वहां पर गोली चली और हमारे द्वाराहाट में गोली और पत्थर दोनों चले। आप कल्पना कर सकते हैं पहाड़ में कि ऐसा ये आंदोलनों का राजनीतिकरण न होने की सबसे बड़ी जो रिजल्ट आया ना, उसका जो परिणाम आया वो ये आया कि हम सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, लगातार लड़ रहे थे उनके, हमारे लोग सड़कों पर थे। तो इस बीच क्या क्या हुआ, इस बीच लोकसभा का चुनाव हुआ तो 5-6 सीटें वही पार्टी जो सत्ता में जो जिसके खिलाफ हम लड़ रहे थे। और हमारे विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें 48 सीटें वही पार्टी जीती जिसके खिलाफ हम लड़ रहे थे। हमारे यहाँ नगर पंचायत के चुनाव हुए, जिस पार्टी के खिलाफ हम लड़ रहे थे उन्हीं के अध्यक्ष बने। अभी पंचायत चुनाव जब हुए उसमें 12 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों में 11 वही पार्टी जीती है और 89 ब्लॉकों में से 62 ब्लॉक प्रमुख उनके बने हैं। तो जो सड़क पर थे वो कौन लोग थे? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। तो फिर जब इतने हजारों हजार लोग सड़कों पर हैं तो इसका मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि जब भी हम इन आंदोलनों को कर रहे हैं तो हमने उन जिम्मेदार लोगों को चिन्हित नहीं किया है जिनके खिलाफ हम आंदोलन लड़ रहे थे। और आज उत्तराखंड की पूरी बदहाली के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, इन 25 सालों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ राजनीति न होना रहा है। तो अगर आप हमेशा आखिर में कहें, अगर मैं इसको समेटूं बिल्कुल, तो मैं हिराशी राणा के गीत के साथ इसको समेटता हूँ कि हो क्या गया है। हिराशी राणा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पूरे उन्होंने होली का गीत बनाया बहुत सुंदर। हिराशी राणा जी ने बहुत सुंदर होली का गीत बनाया। तो होली के गीत में उन्होंने पलायन से लेके हमारे लुटते हुए पहाड़ की पूरी तस्वीर को बताया। तो उन्होंने उसको कैसा कहा, मैं उस गीत को आपको सुनाता हूँ। मैं गा तो ढंग से नहीं पाऊंगा लेकिन मैं उसको करता हूँ। उन्होंने कहा कि होली वालों से कहा ना, होली वाले होली खेलने आए हैं, तो उन्होंने होली वालों से क्या कहा, ए गे होली खेलनिया रे मैं रंग लगो तो कह ए गे होली खेलनिया रे मैं रंग लगो तो कह मैं रंग लगो तो कह मैं रंग लगो तो कह नीछू कोई रंग लगोनिया रे मैं रंग लगो तो कह। गांव में कोई लोग ही नहीं है तो उनने क्या कहा, कोई घोलो ऐसो रसायन जल रुको पहाड़ों पलायन, कोई घोलो ऐसो रसायन जल रुको पहाड़ों पलायन, देवी द्यापता बंद छे जाऊपन, देवी द्यापता बंद छे जाऊपन नीछू कोई शंख फूकणिया में। शंख बजाने वाला भी कोई है ही नहीं। अब जो उन्होंने 20 की पंक्ति को मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन आखिरी पंक्ति जो उन्होंने कही वो उत्तराखंड की इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। क्या कहा उन्होंने होली वालों से, कि उन्होंने होली वालों से कहा, अरे होली वालों तुम ये हो हा तो कर रहे हो, लेकिन हो जैसे हमारा आंदोलन हो रहा है ना, हो हा तो खूब हो रहा है लेकिन विचार नहीं हो रहा है। तो उन्होंने होली वालों से कहा कि हो हा तो हो रहा है लेकिन आप विचार नहीं कर रहे तो क्या करो आप। उनने कहा, होली वालों को संबोधित किया उनने, सुनी लियो रे होली का होल्यारो खाली ही निकरो विचारो, सुनी लियो रे होली का होल्यारो खाली ही निकरो विचारो, हमर हाथ बेल है गो पहाड़ा, हमर हाथ बेल है गो पहाड़ा, यहाँ आएगी जमीन बेचनिया में रंग लगो। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत धन्यवाद आपका, आप शामिल हुए। थैंक यू। ये थे चारुदा के साथ लंबी बातचीत के कुछ हिस्से। आपने इस बातचीत का पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चारुदा जैसे बहुत कम लोग हैं जो उत्तराखंड की इतनी बारीकी से जानकारी रखते हैं। हम सबको उन्हें जब भी मौका मिले जरूर सुनना चाहिए। उत्तराखंड के जन आंदोलनों की जब हम बात करते हैं तो मेरे हाथ में ये एक किताब है, उत्तराखंड के जन आंदोलन। ये किताब लिखी है गजेंद्र रौतेला जी ने और संस्कृति प्रकाशन अगस्त मुनि ने प्रकाशित की है। इसकी कीमत मात्र 300 रुपये है और उत्तराखंड के जो तमाम जन आंदोलन हुए हैं उनका ब्यौरा इस किताब में दिया गया है। मैं थोड़ा विषय सूची आपको बताना चाहूंगा
कौन कौन से विषय इस किताब में शामिल किए गए, कौन कौन से आंदोलन इस किताब में शामिल किए गए हैं। तो ये हैं आजादी के आंदोलन में उत्तराखंड वन आंदोलन, कुली बेगार आंदोलन, डोलापाल के आंदोलन, तिलाड़ी ढंढक आंदोलन, गाड़ी सड़क आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, श्रमदान आंदोलन, टिंचरी आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन, टिहरी का शराब विरोधी आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, विश्वविद्यालय आंदोलन, चिपको आंदोलन, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन, भूख हड़ताल आंदोलन। ये भूख हड़ताल आंदोलन बस चलाने के लिए किया गया था, ये उखी मठ से चोपता होते हुए गोपेश्वर तक। और जब ये बस भूख हड़ताल के बाद जब बस चली थी तो उस बस को भी भूख हड़ताल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद है पानी राखो आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन, गौरीकुंड मजदूर आंदोलन, चकबंदी आंदोलन, बलि प्रथा विरोधी आंदोलन, नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन, पत्रकार आंदोलन, उत्तराखंड राज्य आंदोलन, गैरसैंण राजधानी आंदोलन, मैती आंदोलन, फलेंडा आंदोलन, चीनो झुपटो आंदोलन, नदी बचाओ आंदोलन और लोक भाषा आंदोलन। तो हो सके तो इस किताब को अवश्य पढ़िएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आपका सहयोग लाइक के रूप में हो सकता है, कमेंट के रूप में हो सकता है, वीडियो को शेयर करने के रूप में हो सकता है, या फिर आर्थिक मदद के रूप में भी हो सकता है। हम जनता की बात करते हैं, किसी धन्ना सेठ या सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाते, न फैलाएंगे। ये बात मैं बार बार कहता हूं। आप समझते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं तो हमें सहयोग अवश्य दीजिएगा। पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।